कर्नल साहब, जो ऑपरेशन बुत शिकन हुआ वो कब हुआ था, कैसे हुआ था, और वो जो जिस एरिया में ये ऑपरेशन किया गया वहाँ पर मौसम भी बहुत सख्त होता है, बुलंदी भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ बर्फ़ानी तूफ़ान आते हैं, ये कैसे सारा मुमकिन हुआ? पहले चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक वाहिद ऑपरेशन है जो बड़े मुख्तसर टाइम में एकदम वजूद में आया, और इसकी कामयाबी का राज जो था वो बेसिकली जितने फ़ौज के हिस्से बनते हैं, लाइक आर्मी एविएशन थी, ग्राउंड ट्रूप्स थे, इंजीनियर्स थे, सिग्नल्स थे, आर्टिलरी थे, इन सब की बड़ी यूनिक किस्म की कोऑर्डिनेशन एकदम हुई, और ये सब कुछ 2-3 दिनों के अंदर ही शुरू हो गया। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये वाहिद ऑपरेशन है जो इस हाइट के ऊपर हुआ दुनिया में, और इतनी ड्यूरेशन का, ये तकरीबन 43 डेज़ का ऑपरेशन था, जिसमें हमने स्लिंग करके, जहाज़ के नीचे स्लिंग करके 86 जवान और ऑफिसर्स को इस हाइट के ऊपर पहुँचाया। तकरीबन 6250 मीटर्स बनती थी जहाँ इनको हमने उतारा, और फिर चूँकि ग्राउंड लिंक नहीं बन पा रहा था, एनिमी जो था वो तकरीबन 1.5 महीना से 1.25 महीना लगा के ज़मीन से चढ़ के ऊपर इस फीचर पे पहुंचा था, और हमने इसको रिएक्ट किया अल्लाह की मदद से और हम लोगों के अनथक मेहनत और जज्बे की वजह से, कि हमने 2 दिन के अंदर उसी लोकेशन के ऊपर अपने ये सारे लोग पहुंचा दिए, जिसकी वजह से दुश्मन को अपने जो अज़ाइम थे वो नहीं पा सका। इसमें तकरीबन हमने ये 43 डेज़ के अंदर 30,000 kg से ज़्यादा का एमुनिशन और रैशंस और बाकी सपोर्टिंग मटेरियल जो है ये ऊपर पहुंचाया। और इस सारी चीज़ की वजह से जो चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा एविएशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये था कि जी जहाज़ और पायलट्स दोनों दे वर ऑपरेटिंग बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। अपनी जहाज़ की लिमिट्स से हम बाहर ऑपरेट कर रहे थे, और पायलटेबिलिटी के हवाले से भी ये एक कमाल ऑपरेशन था जो आज तक कभी किसी जगह पे सेक्टर में नहीं हुआ। जो नामुमकिन था इसको आपने मुमकिन बना दिया, जज्बा क्या था? जज्बा था कि हमने दुश्मन को नाकाम करना हर सूरत में, और हमने अपने मुल्क का दिफा करना है हर सूरत में, जो मर्ज़ी हो जाए। तो ये वाहिद जज्बा था जिसकी वजह से, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि हम जहाज़ की लिमिट से बाहर ऑपरेट कर रहे थे, हम पायलटेबिलिटी की एक्सेलेंस पे थे, और ये जितने पायलट्स हमारे इन्वॉल्व हो रहे थे स्क्वाड्रन के, वो सब इसी जज्बे से ऑपरेट कर रहे थे। हम लोगों ने कभी ये सोचा भी नहीं कि ये नहीं हो सकता। ज़बरदस्त। तो ये एक जज्बा था जिसने ये मुमकिन कर दिया। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। ब्रिगेडियर साहब, ये बड़ा मुश्किल ऑपरेशन था, बल्कि नामुमकिन था। आपने नामुमकिन को मुमकिन कर बनाया, आप उस टीम को लीड कर रहे थे। ये ऑपरेशन कैसे किया गया, क्या क्या मुश्किलात आपको सामने आई, और इतना बड़ी चढ़ाई जब आपको नज़र आ रही थी तो फिर आपने रिस्क कैसे लिया, और इसका फ़ैसला और प्लानिंग कैसे हुई? मेरे सामने एक नक्शा है, इस नक्शे में आपकी तस्वीर भी लगी हुई है, और उस चोटी को मैं देख भी रहा हूँ। ये इसको ज़रा समझाइएगा हमारे नाज़रीन को कि ये ऑपरेशन कहाँ से शुरू हुआ, कैसे आप ऊपर गए, एनिमी कहाँ था और उसको कैसे मार भगाया, और वहाँ पर एनिमी जब भागा अपना सामान छोड़ के या उसको वहाँ पर मारा गया, ये सारा कुछ कैसे हुआ, ये ज़रा नक्शे पे समझाइएगा। जी, पहली चीज़, मोरखा 15 अप्रैल को दुश्मन की एक इंटरसेप्ट सामने आई कि ज़ुबैदा और नसरीन की फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। तो हम समझ गए कि इसका मतलब है कि दुश्मन कोई उसके ख़तरनाक अज़ाइम है। ज़ाहिर बात है कि लेडी नेम का कोई तल्लुक़ नहीं है। लिहाजा 2 इलाके आइडेंटिफाई हुए। रात को मेरी जीवन ऑपरेशन से बात हुई। उन्होंने, उस वक्त मेजर मेहदी साहब थे, उन्हें डिप्यूट किया। कमांडर साहब और CO साहब इलाके के ऊपर से उन्होंने जायज़ा लिया, और उन्हें पता चल गया कि दुश्मन किस रास्ते आ रहा है, और तकरीबन टॉप पे पहुंच गया। उसके बाद फ़ैसला हुआ कि मुख्तलिफ ग्राउंड से पार्टीज़ जाएंगी और दुश्मन
को पीछे से ज़रब लगाएंगी ताकि वो दुश्मन की कुमक वगैरह कट जाए और दुश्मन पीछे चला जाए। लेकिन उस मामले में कोई खातिर ख्वाह कामयाबी ना हुई। एक जगह स्लाइड आई, 4 आदमी हमारे शहीद हो गए। लिहाजा फ़ैसला किया गया कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए एक एक शख्स को ऊपर ड्रॉप किया जाए और इस तरीके से ये सिलसिला शुरू हुआ और इस एरिए में 86 आदमियों को मुख्तलिफ टाइम में ड्रॉप किया गया। इस जगह का नाम नवीद पोस्ट है। कामरान इससे कुछ आगे गया और टॉप से पहले एक रिज थी, उसने कामरान पोस्ट इस्टेब्लिश की। उसके नवीद और कामरान कौन थे? ये दोनों पाकिस्तान आर्मी के कमांडर्स थे। उसके बाद नेक्स्ट मामला ये हुआ कि जब स्लाइड आ गई तो हेलीकॉप्टर ख़राब होने शुरू हो गया और टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। लिहाजा फ़ैसला ये हुआ कि दुश्मन पे एक कारी ज़रब लगाई जाए। इसके अलावा मज़ीद मसाइल जो उस वक्त सामने आ रहे थे कि हालांकि मैं BM था उस वक्त, कोई मेजर साहब उस यूनिट के मौजूद नहीं थे, तो CO साहब ने और ब्रिगेड कमांडर साहब ने क्योंकि मैं वॉलंटियर था, उन्होंने कहा कि इन्हें भेज देती हैं। लिहाजा 29 अप्रैल को मुझे नवीद लोकेशन पे उतारा गया। नवीद ने मेरी ब्रीफिंग की यहाँ। उसके बाद फौरी तौर पे एक गाइड के साथ मैं कामरान के एरिया में पहुँचा, उसने मेरी ब्रीफिंग की। शाम को टॉप की कुछ रिकॉनेसेंस की। अगले दिन लेफ्टिनेंट ज़फ़र साहब थे आर्टिलरी के ऑब्जर्वर, वो और असलम आगे गया। वो दोनों आगे गए और उन्होंने देखा कि चोटी के ऊपर कोई मशकूक एक्टिविटी है, तो उन्होंने फौरी तौर पे मुझे इत्तला दी। 11 आदमियों को मैंने तैयार किया। पहले से हमारी कॉन्टीजेंसी प्लानिंग थी। उस वक्त इस पोस्ट से हम निकले और इधर से चोटी की तरफ जाना शुरू किया। उस वक्त शदीद धुंध थी, बर्फानी तूफ़ान चल रहा था और दुश्मन से तकरीबन 10 से 15 गज के फासले पे हम पहुंच गए। इधर ये कॉर्निस था, यानी ओवर हैंगिंग स्नो थी। दुश्मन कहाँ था? दुश्मन चोटी के ऊपर यहाँ, उसने अपना पीटॉन गाड़ा हुआ था और पीछे से एक रस्सी जा रही थी। शुरू में हम चल के गए हैं, इतने में हमने देखा है कि दुश्मन का एक सेंट्री है, तो उधर उसको ललकारा है कि 1 कमांडो बटालियन पहुंच गई है। बटालियन का मतलब 800 आदमी है, लेकिन असल में तो हमारी नफरी उस वक्त सिर्फ 11 थी। वो आदमी दबक गया, उसका वेपन कॉक नहीं था। इतने में कुछ देर बाद उसने वेपन कॉक किया, नारा लगाया और एक के बजाय 2 आदमी ऊपर सामने आए हैं और हमारा फायर एक्सचेंज शुरू हुआ। पहले एक सेंचुरी उनका मारा गया, उस वक्त दोबारा उनको मौका दिया कि अगर आप चले जाते हैं हथियार छोड़ के, आपकी हुकूमत बर्फ़ों में आपको बरवा रही है, जो जाना चाहता है उसको मौका दिया जाएगा, उसको जाने दिया जाएगा। एक आदमी उनका हथियार छोड़ के इधर से उसने इस तरफ जाना शुरू किया और उसको हमने जाने दिया। उसके बाद फिर मुकाबला शुरू, साथ ही साथ मुकाबला शुरू हुआ। इधर से रॉकेट लॉन्चर फायर हुए हैं, रॉकेट लॉन्चरों के अलावा ग्रेनेड फेंके हैं, स्मॉल आर्म्स फायर, एक MG का फायर था। साथ ही साथ नीचे फायर बेस के अंदर एक हमारी 12.7 मशीन गन लगी हुई थी। उसने ये सारा इलाका बर्फीला इलाका था जी, और छुपने की जगह कोई नहीं थी। जी जी, फायर भी आ रहे थे, ऊपर दुश्मन था और नीचे से आप ऊपर चढ़ रहे थे। जी जी, तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। क्या ऊपर से दुश्मन अगर आप लोगों को देख लेता, उसको आपने कैसे, दुश्मन जो है उसको चकमा दिया, या उसको कहें कि दुश्मन के आंखों में जो है वो उससे बचे और ऊपर उसके ऊपर जो चढ़ गए? हमने टोटल सरप्राइज अचीव किया था। उस वक्त धुंध थी और बर्फानी तूफान चल रहा था और जो सेंट्री उस वक्त मौजूद था उसकी एनकों के ऊपर बर्फ़ थी, उसकी गॉगल्स के ऊपर बर्फ़ थी, उसका वेपन तक कॉक नहीं था। लिहाजा अल्लाह ताला के फजल से टोटल सरप्राइज अचीव हुआ है। और उस वक्त दुश्मन का कमांडर विजय कुमार, उसकी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास थी ये सेट के ऊपर। मैं इस नतीजे पे पहुंचा था कि कैप्टन विजय कुमार एक लापरवाह आदमी है। लिहाजा लापरवाह आदमी जो है जब गलती करता है उसकी गलती
उसकी खता आदमी न बख्शे जिधर कौमी मफाद का मामला हो। लिहाजा वो टाइम का चुनाव और जिस तरह गए वो उनकी 0% एक्सपेक्टेशन थी कि हमने उस वक्त उन पर हमला करना है। जब इधर से मुकाबला शुरू हुआ है तो उनकी रीइंफोर्समेंट्स जो थी, पीछे उनके टेंट लगे थे, उन्होंने आने की कोशिश की है। उधर उनका एक ऑफिसर और 2 जवान हिट हुए हैं। हमारी साइड से जो असॉल्ट हो रहा था, लांस नायक अशरफ शहीद हुआ और इधर से उसकी बॉडी नीचे की तरफ गई है और 5000 फुट नीचे चली गई है, अभी तक रिकवर नहीं हुई है। उस कुछ देर के बाद जब एमिनेशन कम हो गया तो हमारे जो ऑफेंसिव ऑपरेशन था उसके 2 मरहले थे। पहले मरहले पे हमने फायर करना था, दूसरे मरहले पे हम पीछे आए हैं और इधर ओवर हैंगिंग रॉक था, उसके नीचे हमारी पोजीशन थी। उधर उसके बाद हमने आर्टिलरी फायर मंगवाया इस जगह पे। इधर से ये आदमी भाग चुका था। इसने नीचे बताया होगा कि तमाम आदमी मर गए हैं, मैं वाहिद आदमी बच के आया हूँ। उस वक्त कितने लोगों को आपने निशाना बनाया? आप माहिर निशानाबाज भी हैं, और कहाँ निशाना लगाया गया? पहली चीज़ 22,158 फीट हाइट थी, तकरीबन 35,000 -35 टेम्परेचर था। तो मैं सराहतन कहूँगा बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन वो जो होना चाहिए वो नहीं था। हालांकि मैं बेस्ट फायरर था अपने कोर्स का, इसी तरह रिकॉर्ड होल्डर था मैं असॉल्ट कोर्स का। लेकिन उस वक्त जो मारूजी ज़मीनी हक़ाइक़ थे उसके मुताबिक जितनी हिट्स होनी चाहिए थी प्लेन्स में उससे कहीं ज़्यादा थी। जो टोटल उनके आदमी मरे थे, 1 ऑफिसर और 3 जवान। जब आर्टिलरी फायर आया उसके बाद वो उनका मोराल बहुत डाउन हो गया, हौसले पस्त पड़ गए हैं। उन्होंने खुद रस्सियाँ काटी हैं, खुद टेंटों को आग लगाई है और उन्होंने राय फरार इख्तियार की है। उस बेसिस पे जब टेबल टॉक हुई है, फ्लैग मीटिंग हुई है, हमारी तरफ से जनरल बुखारी साहब गए हैं, दूसरी साइड से ब्रिगेडियर नानावती आए हैं। पहली मीटिंग में फैसला नहीं हुआ। जनरल बुखारी साहब ने मशवरा उन्हें दिया कि वो उस एरिया में जाएं और दोबारा देखें कि उनकी फ़ौज की क्या हालत है। तो जब उन्होंने विज़िट किया तो उन्होंने देखा कि वाकई बहुत बुरी हालत थी और सिर्फ इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत हमने उनके ऊपर इतना स्ट्रिक्ट मज़ीद एक्शन नहीं किया था। तो वो गए हैं। उसके बाद दूसरी जो मीटिंग हुई है, जितने पॉइंट्स थे जनरल बुखारी साहब के, उस पर उन्होंने एग्री किया और उन्होंने इस इलाके को छोड़ दिया। और इस वक्त हाइट 22158 पे कोई इंडियन मौजूद नहीं है। नतीजतन हमारा भी ग्राउंड लिंक नहीं था, हम भी वापस आ गए। ज़बरदस्त। ब्रिगेडियर साहब, 35 साल पहले आपने वहाँ पर उस पीक पर जाकर, जो कि दुनिया की हाईएस्ट, जिसको मैदान जंग कहते हैं, वहाँ पर जाके पाकिस्तान का झंडा गाड़ा। और कितने दिन वहाँ पर आप जो पाकिस्तानी फोर्सेस का कब्ज़ा रहा, और वो जब आप वापस आए तो क्या एग्रीमेंट के तहत आए? जी हाँ, एग्रीमेंट के तहत आए थे। बिल्कुल सिक्का बंद मामला था, कच्चा मामला नहीं था। दुश्मन ने ग्राउंड रियलिटी देख ली कि ज़मीनी, जहाँ तक ज़मीनी हक़ाइक़ का तल्लुक़ है, इनको मुकम्मल तफव्वुक़ हासिल है, कंप्लीट सिक्योरिटी हासिल है। लिहाजा उसने सोचा कि इसके सिपाही तो पहले इलाका छोड़ चुके हैं और कुछ पोस्टें और सप्लाई का सिस्टम है, बजाय इसके कि मज़ीद नुकसान हो। तो उन्होंने जो ऑपरेशन करना था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन आईबैक्स। उन्होंने अपना ऑपरेशन नहीं किया और वो वापस चले गए हैं, और इस वजह से हमारा ऑपरेशन बुत शिकन वो कामयाब हुआ। ऑपरेशन बुत शिकन नाम कैसे रखा गया? क्या कॉन्सेप्ट था इसके पीछे? बहुत लंबी तारीख़ है, सुन्नत इब्राहिमी है हमारी तारीख़ के आईने में। चाहे फ़तेह मक्का हो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो, तो जो चीज़ इम्पॉसिबल सोची जाती है उसको हमारी फ़ौज बेज़निल्लाह पाश कर सकती है। इधर ये दुश्मन की पोजीशन थी, तसव्वुर किया जाता था कि ये सिर्फ माउंटेनियरिंग हाइट है, इस पे हमला नहीं हो सकता। सिर्फ ऑक्सीजन लगा के कोई आदमी जाएगा तो उसको क्लाइम कर सकता है, एडिमा हो सकता है, स्लिप हो सकता है।
आदमी क्रेविस में गिर सकता है, स्लाइड आ सकती है, लेकिन अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने हमें फतह से नवाजा है। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूँगा, किसी और पाकिस्तानी फ़ौज के अफसर को ये मौका मिलता, शायद उसकी कार्रवाई मेरे से बेहतर होती। और मैं पाकिस्तान फ़ौज के अफसरों और जवानों के बारे में कहूँगा कि अगर किसी किस्म का एडवेंचर मुस्तकबिल में किया गया तो इंशाल्लाह एक मुस्तैद फ़ौज पाएंगे और इंशाल्लाह फ़न सिपाहगिरी से बेहतरीन तरीके से ये फ़ौज लेस है, जज्बा ईमानी से मुज़य्यन है। इंशाल्लाह दुश्मन को शिकस्त फाश होगी और वो बैटल्स ऑफ पानीपत न भूलें। कर्नल साहब, ये ऑपरेशन बड़ा मुश्किल था और आप हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे। आपने बताया कि हम हद से ऊपर गए हैं। क्या उस वक्त जब ऑपरेशन कंप्लीट हो गया एक बहुत खुशी होती है? मुख्तसरन ये बताइएगा, मैं ब्रेक पे जाना है, कि उस वक्त क्या जज्बा था, क्या खुशी थी कि आज हमने पाकिस्तान का झंडा जो है वो पीक पे गाड़ दिया है और दुश्मन को वहाँ से बिछाड़ दिया। देखिए, कोई भी नामुमकिन चीज़ जब मुमकिन हो जाती है तो जो खुशी होती है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई कितनी खुशी होगी। ये चीज़ फ्लाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और दुश्मन को जवाब देने के हवाले से एक नामुमकिन चीज़ थी, जो उन्होंने महीने से ज़्यादा के अरसे में किया था और बड़ी मुश्किलों से किया था, जैसे आपको ब्रिगेडियर साहब बता रहे हैं। तो वो चीज़ हमने एक दिन के अंदर ही डिसाइड करके मुमकिन कर दी। जैसे इन्होंने बताया कि ज़मीनी राब्ता नहीं हो, मुमकिन ही नहीं था, और अगर कोई कोशिश भी की जाती तो उसको टाइम लगना था, महीना या 1 महीने से भी ज़्यादा। तो हमने वो रिस्क लिया और वो हमने रिस्क को ना तसव्वुर करते हुए परफॉर्म किया। तो पायलट्स अपनी जो उनकी सलाहियत थी उसकी पीक के ऊपर थे। ये 1-2 दिन की बात नहीं थी, जैसे मैंने आपको बताया 43 डेज़ हम लोग रोज़ यही काम कर रहे थे कि हम लोग बार बार उस नामुमकिन चीज़ को मुमकिन कर